हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमकेएच। आई एम स्नेहा सिंगाटिया। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट चैप्टर जो है वो चल रहा था, उसकी 2 वीडियोस हमने कर ली है और आज इसकी 3rd वीडियो है। देखिए, हमने बेसिकली मैट्रिक्स के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें अब तक देख ली हैं, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, कॉन्जुगेट और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, सिमेट्रिक मैट्रिसेस, हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस। तो ये सब चीज़ें हमने ऑलरेडी हमारे प्रीवियस लेक्चर में देख ली हैं। सो अब हम देखने वाले हैं जी कुछ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस लगाते हैं, यानी कुछ ऑपरेशनल ट्रांसफॉर्मेशंस लगाते हैं हम किसी मैट्रिक्स पर, और वो हम लगाते हैं जी उसका इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम हेडिंग यहाँ पर लिखते हैं जी, टू फाइंड इन्वर्स। ठीक है जी, थोड़ा सा आज टच जिसका काम स्लोली कर रहा है, चलिए कोई बात नहीं। ठीक है जी, तो हम थोड़ा सा बोल लेते हैं। ओके, सो ए इनवर्स जब भी हमें फाइंड करना होता है तो हम किसी भी मैट्रिक्स पर कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस लगाते हैं। ठीक है जी, ऑपरेशनल ट्रांसफॉर्मेशंस लगाते हैं, लेकिन हमें ये भी जानकारी होना चाहिए कि टोटल जो है हमारे पास ये जो ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं, टोटल 6 ऑपरेशंस हम उस पर लगा सकते हैं। ठीक है जी, वैसे बेसिकली 3 ही होते हैं, बट अगर हम रोज पर लगाएं और कॉलम्स पर लगाएं तो 2 मेथड्स हैं, या तो रोज पर लगा सकते हैं या फिर कॉलम्स में लगा सकते हैं। तो सबसे पहला फर्स्ट हम देखते हैं जी, फर्स्ट हमारा क्या होता है। ओके, सो फर्स्ट हम देखते हैं हमारा इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज और कॉलम्स। ठीक है जी, ये मान लें कि पहली और दूसरी यानी फर्स्ट एंड सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन है। यानी अगर हम फर्स्ट होगी जब हम ओनली रोज में कर रहे हैं जी, ठीक है। सेकंड अगर हम किस में कर रहे हैं जी, कॉलम्स में कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि टोटल 6 हैं, 3 रोज की एंड 3 कॉलम्स की, और बिल्कुल सेम है। ठीक है जी, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, रो वन को रो 3 बना सकते हैं। कॉलम्स में चेंज करें तो हम किसी भी, जैसे मान लीजिए सेकंड कॉलम को हम जो है कॉलम 3rd बना सकते हैं। ठीक है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशंस हम करते हैं ए इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए। खैर मेथड हम आगे देखेंगे, लेकिन यहाँ पर हमें जो ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, यानी जो 6 ऑपरेशंस हैं, उनके बारे में जानना है। तो 2 ऑपरेशंस हमारे हो गए जी। पहला हम लगाते हैं रो पर या फिर हम लगाते हैं कॉलम पर। कैसे, रोज को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है जी, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये रो 1 है। ठीक है जी, और ये हमारे पास रो 2 है, ये हमारे पास रो 3rd है। ठीक है, इस वाली को हम यहाँ पर ला सकते हैं और इस वाली को हम यहाँ पे ला के लिख सकते हैं। तो इससे इसके अंदर फ़र्क नहीं पड़ता है जो इसके जब इसका इन्वर्स हम फाइंड आउट करते हैं तो इसकी वैल्यूज़ में, क्योंकि देखिए इक्वल में कुछ ना कुछ चल रहा होगा आपके पास। ठीक है, जैसा चेंज आप यहाँ करेंगे इक्वल में भी वैसा ही आप चेंज करेंगे, तो दोनों की वैल्यूज़ में कोई भी फ़र्क नहीं आएगा। ठीक है जी, तो बेसिकली इस तरह की जो है ऑपरेशंस हम लगा सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट टाइप का ऑपरेशन देखते हैं जी, सेकेंड टाइप का। थोड़ा इसको साइड में कर लेते हैं। सेकेंड टाइप का हम देखें तो सेकेंड टाइप का ऑपरेशन हम क्या कर सकते हैं, साइज़ इसमें थोड़ा सा बड़ा लेते हैं ताकि लिखने में प्रॉब्लम नहीं आए। ओके, तो सेकेंड टाइप का हमारा क्या हो सकता है जी, मल्टीप्लाई एनी रो और कॉलम with any scalar। ठीक है जी, यानी कि हम किसी भी रो को या किसी भी कॉलम को मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी स्केलर से। अगर हम ऐसा कर दें, देखिए, तो ये भी अलाउड है। जैसे फॉर एग्जांपल ये भी हमारी इसे सेकंड नहीं कहेंगे, हम इसे 3rd और 4th कहने वाले हैं हम। ठीक है जी, तो इसे हम देते हैं जी 3rd और 4th, यानी रोज में लगाएंगे तो 3rd मान सकते हैं, कॉलम्स के लिए 4th हो जाएगी। ठीक है जी, तो देखिए यानी कि R1 को हम चेंज कर सकते हैं 3 इंटू R1 में। ठीक है जी, कोई भी स्केलर आप ले सकते हैं, उसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं बोथ साइड्स, क्योंकि इक्वल के दोनों साइड जो आपकी मैट्रिसेस है दोनों में ये चेंज करना होगा आपको। ठीक है जी, सो बेसिकली ऐसा अलाउड है, ये बात हमने सीखी। कोई भी कॉलम है उसे भी चेंज किया जा सकता है, जैसे C1 है उसको हम मान लीजिए -2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा भी किया जा सकता है। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी रो में कर सकते हैं और कॉलम में भी कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी हमारी हो चुकी है, यानी ये ऑपरेशन भी हमने कर लिया है। अब हमारा 5th एंड 6th ऑपरेशन हम देखते हैं कि और कौन कौन से ऑपरेशंस हमारे यहाँ पर अलाउड होते हैं। ठीक है जी, देखिए
अब हम देखते हैं हमारा 5th एंड 6th नंबर, ठीक है जी। चलिए, तो 5th एंड 6th नंबर हमारा क्या कहता है जी, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 रोज और कॉलम्स, ठीक है जी। या तो हम क्या करें, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन कर रहे हैं या सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं ऑफ 2 रोज और कॉलम्स, ठीक है जी। तो किसी का भी हम 2 रोज का और या फिर 2 कॉलम्स का हम क्या कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं या सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो ये भी पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए R2 को हम क्या लिख सकते हैं, R2 पर हम ऑपरेशन लगा सकते हैं। जैसे ये R2 है हमारा, तो R2 को हम क्या कर सकते हैं, R2 में अब हम R2 माइनस R1 करके लिखेंगे, यानी R2 के सभी एलिमेंट्स में से R1 के एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करके हम लिख सकते हैं, यानी R2 को हम अब ये बना देंगे, ठीक है जी। ये चीज़ आपको क्लियर है। और अब नेक्स्ट देखिए, जैसे कोई भी R1 को हम क्या कर सकते हैं, R1 को हम R1 प्लस R2 इसके एडिशन के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशंस अलाउड है। फॉर एग्जांपल, इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा इसे समझ लें। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स थी ये वाली, ठीक है जी, ओके। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, अब हमारी जो रो 1 है, यानी ये ट्रांसफॉर्मेशन हमने यहाँ पर लगानी है, ये ऑपरेशन। तो रो 2 तो हमारी सेम ही रहेंगी जी, 3 एंड 4, ठीक है जी, ये तो हम एज इट इज़ लिख देंगे। लेकिन R1 को हम क्या लिखेंगे, R1 प्लस R2, यानी इन दोनों को ऐड करके लिखेंगे। तो 3 एंड 1 4 हो जाएगा एंड 2 एंड 4 6 हो जाएगा, ठीक है। ये हमने इस पर ऑपरेशन लगा दिया है, ठीक है। तो इक्वल के बोथ साइड जो मैट्रिसेस होंगे दोनों में बराबर एक जैसे ऑपरेशंस लगने वाले हैं, ठीक है जी। तो 6 के 6 ऑपरेशंस हमने पढ़ लिए हैं, ठीक है, ये चीज़ हमने देख ली है। अब हम देखते हैं जी हमारा इन्वर्स एक्चुअल में फाइंड आउट होता कैसे है, ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इन्वर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। उससे पहले एक और चीज़ हम समझ लेते हैं जी, इक्विवेलेंट मैट्रिसेस क्या होती हैं। तो देखिए सिंपल सी चीज़, ये हमने जो है हमारी ट्रांसफॉर्मेशंस देख ली है, ठीक है जी। अब हम हमारा एक टॉपिक छोटा सा है वो देख लेते हैं, इसके बाद हम इन्वर्स ऑफ मैट्रिसेस फाइंड करना सीखेंगे। सबसे पहले इक्विवेलेंट मैट्रिसेस, यानी कोई दो मैट्रिसेस जो उनको इक्विवेलेंट कब कह सकते हैं, ठीक है जी। तो देखिए सिंपल सी बात कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स थी, ठीक है, कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स थी, इस पर हमने 6 में से कोई भी एक ट्रांसफॉर्मेशन लगाई, ठीक है जी। 6 में से कोई भी एक ट्रांसफॉर्मेशन लगा दी और अब हमारे पास एक नई मैट्रिक्स बन गई, ठीक है जी। ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद हमारे पास कोई मैट्रिक्स बन गई नई, तो हम इसे उस पिछली जो हमारी प्रीवियस जो मैट्रिसेस थी इसकी इक्विवेलेंट मैट्रिसेस कह सकते हैं, ठीक है जी। यानी कि ये हमारी इसके इक्विवेलेंट मैट्रिक्स होगी, इक्वल नहीं होगी, ध्यान रखिएगा, इक्विवेलेंट है, क्योंकि यहाँ पर हमने इसी के अंदर क्या करा है जी, एक ट्रांसफॉर्मेशन लगाई है, ठीक है जी। आप किसी भी तरह की ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकते हैं और कितनी भी ट्रांसफॉर्मेशंस लगा सकते हैं, तो बनने वाली हर नई मैट्रिक्स इसकी जो है इक्विवेलेंट मैट्रिक्स कहलाएगी, ठीक है जी। अब दूसरी चीज़ें कुछ और कर लेते हैं। अब हम निकालना सीखते हैं जी इन्वर्स, क्योंकि इन्वर्स के लिए हमने सब कुछ किया है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी अमेजिंग टॉपिक है ये इन्वर्स फाइंड आउट करना। तो इसको बहुत ही क्लियरली आप समझेंगे। इसका मतलब ये है, देखिएगा कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है A और हमें उसका क्या करना है जी, उसका इन्वर्स फाइंड आउट करना है, ठीक है जी। अब बेसिकली इन्वर्स का मतलब होता है जी 1/A, ठीक है। अब इसके अंदर 1/A ऐसे तो हम लिख नहीं सकते किसी भी मैट्रिक्स को, ठीक है। 1/A को कैसे सॉल्व करेंगे, तो A इन्वर्स की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर हमारे पास कोई भी इंटीजर होता तब तो हम 1/2 करके और उसकी वैल्यू निकाल लेते, लेकिन यहाँ पर 1 में अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स आ जाएगी इस तरह से, तो इसका कोई रिजल्ट हम बना नहीं सकते, तो इन्वर्स हमें अलग से फाइंड आउट करना पड़ता है, ठीक है। उसके मेथड्स जो हैं उससे हमें इन्वर्स निकालना पड़ता है, ठीक है जी। तो हम इन्वर्स कैसे निकालते हैं, तो वो चीज़ हम इस टॉपिक के अंदर सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले माइक थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। या देखिए सिंपल सी बात, जो A इन्वर्स होता है, कोई भी हमारी मैट्रिक्स है A, उसका इन्वर्स जो है वो हमेशा ही यूनिक होता है। कैसा होता है जी, किसी भी मैट्रिक्स के लिए उसका जो इन्वर्स होता है वो हमेशा ही यूनिक होता है, ठीक है। यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही मैट्रिक्स है उसके 2 इन्वर्स आ जाए, ठीक है, ऐसा नहीं होता। और दूसरा ये है कि कई बार हमारा इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है जी। समटाइम्स A इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। और ऐसा होता कब है, ऐसा होता है कि कई बार हमारी जो पूरी की पूरी रो है या पूरा का पूरा जो हमारा कॉलम है, ठीक है जी, पूरा का पूरा कॉलम और पूरा का पूरा रो जो है वो अगर हमारी 0 बन जाती है,
तो हमारा वहाँ पर ए इन्वर्स पॉसिबल नहीं होता, यानी वो इन्वर्स जो है वो इन्वर्टिबल, जो मैट्रिक्स है वो इन्वर्टिबल नहीं होती है। दैट मीन्स यहाँ पर हम देखेंगे डिटर्मिनेंट वैसे अभी हमने किया नहीं है, लेकिन उसका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 आ जाता है। ठीक है जी, जब भी उसकी कंप्लीट कोई भी रो मान लीजिए मैट्रिक्स है, उसकी कंप्लीट कोई रो 0 आ जाए, या फिर उसका कोई, देखिए ये रो 0 आ गई और ये हमारा इसमें कॉलम 0 आ गया पूरा का पूरा, तो वो क्या हो जाती है क्या हो जाता है, उसका इन्वर्स वहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, खैर जब हम डिटर्मिनेंट करेंगे तब वो चीज़ करेंगे कि कैसे रो और ये जो है निकलते हैं हमारे, डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है, और डिटर्मिनेंट में जब भी कोई रो और पूरी की पूरी कॉलम 0 आ जाता है तो उस केस में हमारा वो पॉसिबल नहीं होता है, इन्वर्टिबल नहीं होती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखिए हम एक चीज़ जानते हैं कि हमारा जो ए होता है, ठीक है जी, कोई भी हमारी मैट्रिक्स है, ठीक है, इसे हम आइडेंटिटी इनटू वो की वो सेम मैट्रिक्स लिख सकते हैं। ठीक है जी, ऐसा हम जानते हैं। चलिए अब हम क्या करते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को एक साइड लेकर के चलते हैं और ए को उठा करके और दूसरी साइड ले आएंगे, तो ये हमारा बन जाएगा जी ए इन्वर्स। ठीक है जी, तो ये हमारा क्या बन जाता है, ए इन्वर्स। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, ए को लाएंगे तो ये यहाँ से क्या बन जाएगा जी, थोड़ा सा आप देखें, लिखने में मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, आज टच में कुछ इशू चल रहा है। ओके, सो देखिए यहाँ पर क्या होगा, आई, और ये ए हमारा एज इट इज़ है यहाँ पर, आई इक्वल्स टू ए। ठीक है जी, इस ए को उठाकर हम यहाँ ले जाते हैं, यहाँ लेकर के जाएंगे तो ये इसके अपोन में आ जाएगा। ठीक है जी, अपोन में आएगा तो यहाँ पर ये बन जाएगा सिंपली, इसको हम 1/a को हम लिख देंगे जी ए इन्वर्स। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा आई इक्वल्स टू ए इन्वर्स इंटू ए। ठीक है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हमने ऐसा क्यों किया, ठीक है जी, आई करके और ये सब क्यों किया है, थोड़ा सा आपको देखना है कि बेसिकली अगर हम ये लेकर के चलें, कोई भी मैट्रिक्स ए लेकर के चलें और उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू ए, ठीक है जी, ऐसा लेकर के चलें और ट्रांसफॉर्मेशंस लगा के इस लेफ्ट हैंड साइड को हम आइडेंटिटी बना दें, तो जो भी मैट्रिक्स हमें आई के अंदर जो भी चेंज आएगा तो फाइनल जो हमें मिलेगी वो हमारा ए इन्वर्स होगा। ठीक है जी, कैसे, एग्जाम्पल लेके समझते हैं, देखिएगा। स्लाइड काफ़ी बड़ी हो चुकी है, इसमें काफ़ी कंटेंट ऑलरेडी आ चुका है, तो ये काफ़ी हैंग हो रहा है एक्चुअली। चलिए कोई बात नहीं, ये हमारी मैट्रिक्स है, इसमें कुछ एलिमेंट्स है, जैसे ये हमारा 1 है, ठीक है जी, ये हमारा 3 है, और ये हमारा 2 है जी, और ये हमारा 7 है। ठीक है, ये हमारी मैट्रिक्स है, और इस मैट्रिक्स को हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, जैसे ये हमारी मैट्रिक्स है, इसको हटा देते हैं, ये हमारी ए मैट्रिक्स है, अंडरस्टूड है। ठीक है जी, अब देखिए ए को हम क्या लिखते हैं, क्योंकि हमें पता है ए हमारा क्या होगा, हमें ये चीज़ पता है कि ए हमारा क्या होगा, आइडेंटिटी इंटू ए। ठीक है जी, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है आज, चलिए कोई बात नहीं। ये हमारा ए है जी, ठीक है, और ये ए हमारा इक्वल है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हमने मल्टीप्लाई किया जी फिर से ए से, ये चीज़ हमें पता है कि ये चीज़ होता है। ठीक है, अब इसका यूज़ हम कर रहे हैं, ए हमने लिख लिया है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हम ले लेते हैं 2/2 की। ठीक है जी, 1 1 0 0। ठीक है जी, और ए को हम यहाँ पर ऐसे लिखते हैं बिल्कुल, यानी कि ए को बिल्कुल लिखना नहीं है मैट्रिक्स फॉर्मेट में, बस उसको डायरेक्टली दिखाना है। ठीक है जी, ऐसा हमने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, अगर हमें इसको कन्वर्ट करना है कुछ इस फॉर्मेट में कि इधर आई आ जाए, अगर इधर हमने आई बना दिया तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास ए इन्वर्स इंटू में ए आ जाएगा। ठीक है जी, तो हमें क्या करना है, बेसिकली इसे इस फॉर्मेट में बनाना है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस पर लेफ्ट हैंड साइड में हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है, तो हम इस पर कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस लगाते हैं ताकि हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाए जी, आइडेंटिटी बन जाए। और जब भी ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं तो इक्वल के दोनों साइड, दोनों मैट्रिसेस में बराबर वो ट्रांसफॉर्मेशंस हमें लगानी पड़ेंगी। फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमें पता है कि हमें इसे आइडेंटिटी बनाना है, तो सबसे पहले हम लगाते हैं जी, जैसे हमने पहली ट्रांसफॉर्मेशन लगाई कि हम क्या कर रहे हैं, माफ़ कीजिएगा, पता नहीं ये क्यों रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है आज, चलिए कोई बात नहीं। तो ये रो 2 जो है हमारी, इसमें हम चेंज करते हैं जी, क्योंकि ये हमारा 1 ये तो हमें चाहिए ही। अब हम नेक्स्ट एलिमेंट को 0 बनाने की कोशिश करते हैं, तो R2 रो 2 जो है, इसके लिए हम क्या करते हैं, रो 2 को कन्वर्ट करते हैं कुछ ऐसे कि रो 2 में से 2R1 हम माइनस कर देते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर देखिए ऐसा अगर हम करेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट बनने वाला है, देखिए 1 तो हमारा मतलब रो 1 जो है वो तो हमारी एज इट इज़ रहेगी जी। ठीक है,
लेकिन जो हमारी सेकंड रो है, इसमें सेकंड रो में से अगर हम फर्स्ट रो को डबल करके माइनस कर देते हैं, ठीक है, तो 2 और 2 में से हम -2 कर दें तो ये हो जाएगा जी 0, ठीक है। इसी टाइप से यहाँ पर 7 में से अगर हम माइनस कर दें तो ये हो जाएगा जी 7 में से 2 × 3, यानी रो 1 का एलिमेंट हमें माइनस करना है 7 में से, अगर हम 3 × 2 यानी कि 6 माइनस कर देंगे तो ये हमारा 1 यहाँ पर बन जाएगा। सिमिलरली यही सेम ट्रांसफॉर्मेशन हमने बराबर के इधर यानी इक्वल साइन के इधर, ये जो हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इसके अंदर परफॉर्म करना है। रो 1 तो हमारी एज इट इज़ रहेगी जी, रो 1 हमारी एज इट इज़ रहेगी, और रो 2 के अंदर हमने क्या करना है, रो 2 को बनाने देना है R2 - 2R1, तो 0 में से 2 माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा जी -2, और यहाँ पर 1 में से अगर 0 × 2 माइनस करेंगे तो वो 1 ही रहेगा, ठीक है जी। तो ये पहली ट्रांसफॉर्मेशन हमने की है और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लगभग नज़दीक है, हम बस इस 3 को हमने गायब करना है, ठीक है जी। इस 3 को हमने 0 बनाना है तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड पूरी की पूरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी, ठीक है। अब इसको बनाने के लिए इसका साइज़ थोड़ा सा कम करते हैं, हमें स्पेस चाहिए इसको करने के लिए। बस एक और ट्रांसफॉर्मेशन के बाद हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन क्या करते हैं जी, इसके अंदर कुछ ऐसा करें हम कि ये एलिमेंट 3 जो है ये भी 0 बन जाए। तो ऐसा कुछ करने के लिए देखिए एक ट्रांसफॉर्मेशन हम लगा रहे हैं। R1 में हम क्या चेंज कर रहे हैं, R1 में हम R1 में से 3R2 को माइनस कर रहे हैं, ठीक है जी। R1 में से हम 3R2 को अगर माइनस कर देते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा ये कैंसिल हो जाएगा। कैसे, देखिएगा R2 तो हमारा सेम टू सेम रहेगा जी, 0 और 1, ठीक है। और यहाँ पर R1 में से हमने 3R2 माइनस करना है, ठीक है, पूरी की पूरी रो में से, और ये R2 हमने माइनस करनी है तो 1 - 3 × 0 1 ही रहेगा, और 3 - 3 × 1 तो ये हो जाएगा जी 0, ठीक है। तो ये हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुकी है। इसके इक्वल में क्या आएगा यहाँ पर, इस वाली मैट्रिक्स जो हमारी राइट हैंड साइड है इसमें भी चेंज करना पड़ेगा, इस वाली मैट्रिक्स में भी, और इस वाली मैट्रिक्स में जो हमारी रो 2 है वो तो सेम टू सेम रहेगी क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन हमारी रो 1 पर लगाई गई है, ठीक है जी। अब इस पर हम लगा लेते हैं इस 1, 0 पर, ठीक है। तो 1, 0 में से क्या करेंगे, R1 में से 3R2 माइनस करना है, यानी कि 1 में से हमने माइनस करना है 3 × -2, ठीक है जी। तो ये 3 और -2 ये -6 हो जाएगा, और -6 माइनस जो है ये हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा हमारे पास 7, ठीक है जी। तो ये हमारा प्लस का 7 आंसर आ जाएगा। एंड 0 में से हमने माइनस करना है जी 3 × 1, ठीक है। 3 × 1 हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास -3, ठीक है जी। अब देखिए ये हमारी एग्जैक्टली इस फॉर्म की तरह बन रही है, तो इससे हम कंपेयर करके कि ये हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और ये हमारा A है, दैट मीन्स ये जो हमारा बना है ये हमारा क्या हो जाएगा जी, ये हमारा पूरा का पूरा A इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे A इन्वर्स हमारा आंसर आ चुका है। तो A इन्वर्स हमने निकालना सीख लिया है। चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है उस पर हम जाते हैं जी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिटर्मिनेंट। तो चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जी, डिटर्मिनेंट, ठीक है। देखिए डिटर्मिनेंट जो है, देखिए बेसिकली डिटर्मिनेंट को हम दिखाते हैं जी। अब तक हमने देखा कि मैट्रिक्स के लिए, सॉरी माफ़ कीजिएगा, मैट्रिक्स के लिए हमने देखा कि अब तक हम मैट्रिक्स को हमेशा इस तरह के ब्रैकेट्स में, इस तरह से, या इस तरह के पैरेलल इस तरह से, या पर्टिकुलर इस तरह के ब्रैकेट्स में हम इसको क्लोज करके दिखा रहे थे, ठीक है जी। बट डिटर्मिनेंट में हम ऐसा कुछ नहीं करते हैं। बेसिकली डिटर्मिनेंट में हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट में हम डायरेक्टली इस तरह से 2 पैरेलल लाइंस के अंदर ही एलिमेंट्स को लिखते हैं, ठीक है जी। तो डिटर्मिनेंट का सिंबल होता है ये, या फिर जैसे ये मैट्रिक्स है हमारी, सिंपली मैट्रिक्स को हम A लिखते हैं और डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स को इस तरह से लिखते हैं, इसके दोनों तरफ पैरेलल लाइंस लगा के, या फिर हम कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ A, ठीक है जी। या फिर हम इसे डेल्टा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सारी की सारी ये डिटर्मिनेंट के नोटेशंस है, ठीक है जी। अब देखिए बेसिकली डिटर्मिनेंट होता क्या है और डिटर्मिनेंट निकलता कैसे है। डिटर्मिनेंट के लिए सबसे पहले एक चीज़ हमें ध्यान में रखनी होती है जी। डिटर्मिनेंट के लिए हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी है सबसे पहले कि बेसिकली जब भी आप डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर रहे हैं तो डिटर्मिनेंट के लिए हमेशा जो मैट्रिक्स है आपकी वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए जी, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब होता है कि n × n ऑर्डर की होनी चाहिए, 1 × 1 की, 2 × 2 की, 3 × 3 की, इस तरह से, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास होनी चाहिए। और स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट निकलता है, बाकी का डिटर्मिनेंट नहीं निकलता है, ठीक है जी। डिटर्मिनेंट्स निकालने का भी हम जो है मेथड देखेंगे। और जब भी डिटर्मिनेंट हम निकाल लेते हैं तो वो हमारे पास कोई ना कोई जी स्केलर वैल्यू आती है। कैसी वैल्यू आती है हमारे पास, स्केलर वैल्यू आती है, यानी कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास आती है, ठीक है। तो जब भी हमारे पास इस तरह से हो, इसे मॉड नहीं समझे, क्योंकि हमें पता है कि मॉड में अगर कोई भी हमारा एलिमेंट हो तो वो हमारा प्लस में कन्वर्ट हो जाता है जी, ठीक है। तो हमें ऐसा नहीं समझना, ये मॉड नहीं है बल्कि ये क्या है जी, एक डिटर्मिनेंट का सिंबल है, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट निकालते कैसे हैं वो चीज़ हम देखते हैं जी अभी। चलिए तो
इस हेडिंग को हम जो है यहाँ से उठा लेते हैं ताकि ओके, या फिर इसका डुप्लीकेट हम ले लेते हैं, ठीक है जी। चलिए ये पड़ी रहने देते हैं यहाँ पे। ओके, सो डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं वो देखिएगा। सबसे पहले फर्स्टली हम देखते हैं जी डिटर्मिनेंट हम निकाल रहे हैं जी डिटर्मिनेंट ऑफ 1/1 मैट्रिक्स, यानी कि 1/1 की हमारी कुछ माफ़ कीजिएगा, कनेक्शन में शायद कोई इशू आ चुका है। ओके, सो हमारी 1/1 की कोई मैट्रिक्स है, तो इसका डिटर्मिनेंट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो वो चीज़ हम देखते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास मैट्रिक्स है ए, जिसके अंदर हमारे पास एलिमेंट है जी 2। अब इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए इसका वो एलिमेंट ही होगा। अब देखिएगा, मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास ये इसके अंदर मान लीजिए कोई एलिमेंट हमारा -5 होता, ठीक है। अब इसके लिए हम क्या करते, डिटर्मिनेंट निकालते, तो वो हमारा -5 ही आएगा, यानी एक ही एलिमेंट है तो वो सेम टू सेम एलिमेंट हमारा इसके आंसर में आएगा। अब देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, कई बार इसे हम मॉड ऑफ ए समझ लेते हैं, तो हमारे पास मॉड ऑफ ए की वैल्यू तो बाहर पॉजिटिव के फॉर्मेट में आनी चाहिए, नेगेटिव के फॉर्मेट में नहीं आनी चाहिए। तो आप इसे प्लीज़ श्योर कर ले पहले कि वो डिटर्मिनेंट है या मॉडुलस है, ठीक है जी। तो इसे मॉड नहीं समझे, ये डिटर्मिनेंट है। तो बस 1/1 के अंदर ये प्रॉब्लम आएगी, बाकी तो किसी चीज़ के अंदर प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि जो मैट्रिक्स होगा वो इस तरह से आपको देगा, ठीक है। तो पहले आप ए को देख लें कि वो ए जो है वो मैट्रिक्स है या सिंपली कोई हमारे पास इंटीजर है, कोई भी रियल नंबर है, ठीक है। चलिए, तो बेसिकली अब हम देखते हैं हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ 2/2 मैट्रिसेस। नेक्स्ट हम देखते हैं जी डिटर्मिनेंट ऑफ 2/2 मैट्रिक्स, ठीक है जी। 2/2 की हमारी मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट हम कैसे निकालेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है हमें, तो हम ऑलरेडी उनको ऐसे इस फॉर्मेट में लिख लेते हैं जी। एलिमेंट्स है हमारे पास ए बी सी डी, ठीक है जी। तो ये कैसे निकलेगा, इसके लिए हमें क्या करना होता है जी, ए को हम डी से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे बी को सी से मल्टीप्लाई करके, ठीक है जी। ये चीज़ हमें पता चल गया, यानी कि हम A11 को A22 से और जो हमारा A12 है उसे हम A21 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से हमारा ये मेथड हो जाएगा, ए डी को मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई हमें करके और सॉल्व करना है 2/2 के लिए सिर्फ, ठीक है जी। ओके, तो ये चीज़ आपको क्लियर होगी। अब हम देखते हैं जी डिटर्मिनेंट फॉर 3/3 मैट्रिक्स। 3/3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है जी, डिटर्मिनेंट ऑफ 3/3 मैट्रिक्स, ठीक है जी। अब इसके लिए ना एक अपने को सिंबल्स की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है जी। तो सिंबल्स कैसे होते हैं वो जान लेते हैं। जब भी हम, जैसे मान लीजिए ये हमारी मैट्रिक्स है, ठीक है, इसके लिए बेसिकली हम क्या करते हैं, अब इसमें हम कंफ्यूज नहीं होंगे। जैसे ये हमारे पास है A11, ये हमारे पास होता है जी A12, ये हमारे पास है A13, ठीक है, ये हमारे पास है A21, ये हमारे पास होता है जी A22, ये हमारे पास होगा A23 और ये हमारे पास हो जाएगा जी A31, A32 एंड ये हमारे पास हो जाएगा A33, ठीक है जी। अब इसके लिए सिंबल्स देखिए, सिंबल्स देख रहे हैं हम कि ये पॉजिटिव होता है फर्स्ट A1 और ये नेगेटिव होता है, ये हमारा पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, फिर से ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। इस तरह से इनके सिंबल्स हमें ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। ये सिंबल्स जब हम ध्यान में रखेंगे तो हमारा डिटर्मिनेंट निकालना पॉसिबल हो सकता है, ईजी हो सकता है। नेटवर्क में शायद कोई एरर आ रहा है, ओके, कुछ प्रॉब्लम है नेटवर्क में। तो चलिए, कुछ एरर आ गया था, कोई बात नहीं, हम फिर से कर लेते हैं जी। टॉपिक हमारा चल रहा था जी, थर्ड हम कर रहे थे हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ 3/3 मैट्रिक्स, ठीक है जी। 3/3 मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट निकालना सीख रहे थे और सिंबल्स हमने देख लिया था कि यहाँ पर ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, फिर ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। तो इस तरह से हमें एलिमेंट्स के सिंबल जो है वो याद रखना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। इस टाइप से सिंबल होते हैं, ये हमें पता चल गया। अब देखिए, सिंपली हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं हमारे पास, ठीक है जी। मान लीजिए ये हमारी मैट्रिक्स है जिसका हमने जो है निकाला है डिटर्मिनेंट। इसमें एलिमेंट्स भी हम ले लेते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा आप, यहाँ पर लेते हैं हम A11, A12, A13 और A21, A22, A23 और ये हमारा होता है जी A31, A32 एंड ये हो जाएगा जी हमारा A33, ओके। तो चलिएगा, ये एलिमेंट्स का हमें पता है, तो आप थोड़ा सा देख करके आइडिया लगाएं कि हमारा जो A11 है, ठीक है जी, A11 का जो हमारा सिंबल है वो कैसा रहेगा। तो हम जानते हैं कि A11 हमारा पॉजिटिव है,
A11 पॉजिटिव, A12 नेगेटिव, A13 जो है हमारा पॉजिटिव, A21 हमारा नेगेटिव, A22 पॉजिटिव, A23 हमारा क्या हो जाएगा जी, ये हमारा बेसिकली नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस तरह से सिंबल्स का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है जी। ठीक है, अब देखिएगा, अब स्टार्ट करते हैं हम कि इसका हम जो है डिटर्मिनेंट निकालना कैसे है। ठीक है, देखिए सिंपल सी बात, इसके डिटर्मिनेंट के लिए हमने सिर्फ और सिर्फ एक ही रो उठानी है या एक ही कॉलम उठाना है, सिर्फ एक ही रो से, अब आप वो कोई भी रो लें, एक ही रो से हमारा काम चल जाएगा। ठीक है जी, सबसे पहले हम फर्स्ट रो को यूज़ करके इसका डिटर्मिनेंट निकालना सीखते हैं। तो सबसे पहले हम यूज़ कर रहे हैं जी इसकी फर्स्ट रो। ठीक है जी, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स पे हम देखिएगा, सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट रो में हम लेते हैं सबसे पहले A11 और यहाँ पर कुछ आएगा जी। ठीक है, और इसका सिंबल भी साथ में ले लेते हैं, A11 का सिंबल होता है जी प्लस में। फिर A12 हमें पता है कि माइनस में है, तो हम यहाँ पर माइनस में ले लेंगे A12। फिर कुछ आ जाएगा, और A13 जो है हमारा, ये बेसिकली हमारा पॉजिटिव होता है, तो ये चीज़ हमने यहाँ पर नोट कर ली। ठीक है जी, अब देखिएगा, अब हमें क्या करना है जी, A11 के लिए देखिए बेसिकली क्या करना है, इसको मिटा देते हैं, हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। चलिए अब देखिए, A11 को हम ले रहे हैं, A11 को जैसे ही हम ले रहे हैं तो हम A11 के सामने की रो और सामने का पूरा कॉलम ये इग्नोर करेंगे, बाकी जो हमारे पास बच चुका है इन्हें हम क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाले हैं। ठीक है जी, अब देखिए हमारे पास ये जो 2/2 की मैट्रिक्स बची है, इसे हम सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई की तरह, जैसे हमने 2/2 का डिटर्मिनेंट निकाला था, उसके लिए हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी A22 को A33 से मल्टीप्लाई करने के बाद हम माइनस करेंगे जी A23 एंड A32। समझ में आ गया? ठीक है, यानी कि इसको हम इस तरह से हम जो है सॉल्व करेंगे। ओके, यानी A11 के सामने का सब कैंसिल कर दो, क्योंकि A11 हमने यहाँ पर लिख लिया है, और उसके बाद जो हमारे पास माइनर बचा है इसको कैंसिल करने के बाद, ठीक है जी, उसको हमने 2/2 की तरह जनरली सॉल्व कर लिया। सिमिलर हम करेंगे जी दूसरों के साथ। तो चलिए इसको हटा देते हैं एक बार के लिए, जो हमने ओवरराइट किया है वो सब हटा देते हैं। ठीक है, चलिए, तो A11 के लिए हमने कर लिया। A11 के लिए हमारे पास क्या है जी, ओके, A11 के लिए हमने क्या किया, A22 और A33 को मल्टीप्लाई किया था, और इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट किया था जी A23 को एंड A32 को। ठीक है जी, ये हमने सॉल्व कर लिया था। अब देखिए, अब हम सिंपली करते हैं किसके लिए, अब हम करते हैं जी A12 के लिए, क्योंकि A12 का हमें सॉल्व करना है, तो A12 के सामने वाले जो है उनको हम कैंसिल कर देते हैं पूरा का पूरा। ठीक है, बाकी जो बच्चे हैं उनका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, A21 को मल्टीप्लाई करेंगे A33 से, और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे A23 इंटू A31। ठीक है जी, यानी कि यहाँ पर देखिए हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने बेसिकली पहले इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया और फिर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है जी, तो ये हम हटा देते हैं एक बार के लिए। चलिए अब हम देखते हैं जी नेक्स्ट A13 के लिए। अब देखिए A13 के लिए हमने क्या करना है, A13 के लिए हम इसको लेंगे और इसके सामने का सब कैंसिल आउट कर देंगे, और यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इनको, यानी कि A21 एंड A32, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे A22 एंड A31 को। ठीक है जी, तो ये हमारा हो जाएगा जी पूरा का पूरा डिटर्मिनेंट ऑफ अ 3/3 मैट्रिक्स। ठीक है जी, अब इसमें ज़्यादा घबराने की, ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको सॉल्व करके देखते हैं। ये बहुत ही ईजी है। ठीक है, जितना हार्ड हमें लग रहा है उससे तो बहुत ज़्यादा ईजी है ये। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल हम लेते हैं जी। एग्जाम्पल है हमारे पास, मान लीजिए हमें डेल्टा फाइंड आउट करना है, यानी डिटर्मिनेंट निकालना है इसका 1 - 3 2 4 -1 2 3 5 एंड 2। ठीक है जी, ये चीज़ क्लियर है। अब देखिए सिंपल सी बात, हम रो 1 के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं, तो रो 1 के सभी एलिमेंट्स को हम कैसे लिखेंगे, जैसे हमने सीखा था। इसका डेल्टा क्या आएगा, सबसे पहले लिखना है हमने फर्स्ट एलिमेंट जो कि +1 होता है, ब्रैकेट, फिर हमने माइनस लेना है, क्योंकि सेकंड का जो है सिंबल क्या होता है जी, माइनस होता है। ठीक है, सेकंड का साइन हमें पता है माइनस होता है, और -3 हमें गिवन है, तो हमने -3 या +3 हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, और इसके ब्रैकेट में कुछ ना कुछ आएगा, और इसी के साथ प्लस में हमारे पास आ जाएगा 2, और 2 के साथ का एक्सप्रेशन यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हमने जो नीचे लिखा था वो हमने ऊपर लिख दिया, कोई बात नहीं। ठीक है, अब देखिए, अब हम करते हैं 1 के लिए। सबसे पहले 1 के लिए करेंगे, तो 1 के लिए हमने क्या करना है जी, सबसे पहले इसके सामने वाली चीज़ें कैंसिल कर देंगे हम। ठीक है, और सिंपली हमारे पास ये बचेगा, इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, यानी -1 इंटू 2 कर देना है। ठीक है जी, और 2 इंटू 5 कर देना है। ठीक है जी, इसमें से 2 इंटू हम 5 कर देंगे। ठीक है, ये चीज़ हमें क्लियर है जी। ओके,
तो अब इनको हटा देते हैं 1 सेकंड के लिए। ठीक है जी, ये भी हमने हटा दिया है। एक एक करके इनको हटा देते हैं ताकि कोई हमें डिस्टर्बेंस फील ना हो। ठीक है जी, चलिए, यानी कि 1 के अकॉर्डिंग हमने कर लिया है। अब हम देखते हैं जी किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं हम, -3 के अकॉर्डिंग। -3 के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो इसके सामने वाले रोज एंड कॉलम्स को कैंसिल कर देंगे। और अब हम करेंगे जी 4 को 2 से मल्टीप्लाई, सॉरी -3 के लिए, इसके लिए तो हम करेंगे 4 को 2 से मल्टीप्लाई, 8 आ जाएगा। इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं 2 × 3 को, यानी कि 6 को। ठीक है जी, ये आ गया। अब इनको भी हम हटा देते हैं ताकि हमें नेक्स्ट सॉल्व करने में कोई परेशानी ना आए। ठीक है जी, चलिए अब हम करते हैं किसके लिए, अब हम कर रहे हैं बेसिकली इस 2 के लिए। ठीक है, तो 2 के लिए हम इसके सामने के रोज एंड कॉलम्स को कैंसिल कर देते हैं। अब हम करेंगे जी जो बचे हुए हैं 4 × 5 यानी 20, इसमें से हमने माइनस करना है -1 × 3 -3 सॉरी -1 × 3 क्या हो जाएगा जी -3, तो -3 ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी। ठीक है जी, अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं सिंपली, और ये हमारा डिटर्मिनेंट आ जाएगा जी। तो डेल्टा हमारे पास क्या आ गया, डेल्टा हमारे पास आ जाता है। अब देखिए ये प्लस का 1 है तो 1 का कोई दिक्कत ही नहीं है हमारे पास। ठीक है, ये हो गया हमारा -2 और ये हो गया हमारा -10। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा जी। ठीक है, अब 3 × यहाँ से हमारे पास आएगा जी 2, प्लस का 2, 3 × 2 हो जाएगा 6। ठीक है जी, यहाँ से हमारे पास ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3, तो 20 × 3 23 हो जाएगा जी। 23 × 2 तो ये प्लस में आएगा हमारे पास 2 × 23, तो बेसिकली ये हमारा हो जाएगा जी 46। ठीक है, इसको हटा देते हैं, कोई बात नहीं, डायरेक्टली 46 ही लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा जी 46। तो ये हमारा आ चुका है, जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, चलिए तो डिटर्मिनेंट हमने निकालना सीख लिया है। अब हम आगे चलते हैं, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ करते हैं। ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, तो हम यहाँ पर करते हैं जी, हेडिंग डालते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज हम करते हैं जी। सबसे पहली प्रॉपर्टी है जी इसकी रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। ठीक है, तो बेसिकली सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी है कौन सी, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। हैंड राइटिंग प्लीज़ आप थोड़ा सा अवॉइड करें, क्योंकि टच में थोड़ा सा, क्योंकि हम काफ़ी फास्ट काम करना चाह रहे हैं तो हैंड राइटिंग में थोड़ा सा इशू आता है टच के अंदर। चलिए इसे हम साइड में लगा लेते हैं। ओके, तो रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है कि अगर आप किसी भी अपनी ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आपने निकाला है, या फिर इसे हम कुछ इस टाइप से लिखते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा ऑलवेज डिटर्मिनेंट ऑफ, चाहे आप उसका ट्रांसपोज ले रहे हैं तो भी दोनों बराबर होंगे। ठीक है जी, यानी कि ए का डिटर्मिनेंट या ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है जी, आप करके भी देख सकते हैं, जैसे ए हमने कोई मैट्रिक्स ली, मान लीजिए ये 1 2 3 4। ठीक है, इसका आप करके देखें, 1 4 × 4 एंड माइनस का 6 तो ये आ जाएगा -2। अब ए ट्रांसपोज आप ले लें, इसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आप कर लें, रो को कॉलम एंड कॉलम को रो बनाएंगे तो 1 2 3 4। ठीक है, अब इसमें करेंगे तो 1 4 जा, ये हो जाएगा 4 और माइनस हो जाएगा जी 6, तो ये भी हमारा -2 ही आएगा। ठीक है, तो आप चाहे ए ट्रांसपोज का कर रहे हैं या ए का जो है डिटर्मिनेंट कर रहे हैं आप, ठीक है, तो ये दोनों ही हमारे इक्वल आने वाले हैं। ठीक है जी, यानी ट्रांसपोज करने पर भी डिटर्मिनेंट हमारा सेम ही रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें क्लियर है। अब देखते हैं जी स्विचिंग प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है जी स्विचिंग प्रॉपर्टी। नेक्स्ट देखते हैं हमारी स्विचिंग प्रॉपर्टी। तो सेकंड हम लेते हैं जी स्विचिंग प्रॉपर्टी। ये हमारी हम प्रॉपर्टीज कर रहे हैं डिटर्मिनेंट की, स्विचिंग प्रॉपर्टी। देखिए हमारी स्विचिंग प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये कहती है कि मान लीजिए हमारे पास एक कोई डिटर्मिनेंट है। ठीक है जी, एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, 1 -1 1 2 0 5 3 2 6। ठीक है जी, ये कहते हैं कि आप कोई भी रोज को या कोई भी कॉलम्स को चेंज करते हैं, इंटरचेंज करते हैं। ठीक है जी, तो आपका जो सिंबल होता है इसका, जो आपका मॉडुलस होता है, सॉरी जो आपका डिटर्मिनेंट होता है, ठीक है जी, जो आपका डिटर्मिनेंट होता है उसका साइन जो है वो चेंज हो जाता है। ठीक है जी, और इसके अंदर एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर आप केवल और केवल रोज में कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको केवल और केवल रोज में ही वो चेंजेस करने हैं। अगर आप एक बार कॉलम में करने लगे तो आपको कॉलम में ही करना है। ऐसा नहीं कि आप एक बार रो में कर रहे हैं और एक बार
कॉलम्स में चेंज कर रहे हैं। और ये भी चीज़ कि यहाँ पर कॉरिस्पॉन्डिंग होने चाहिए, ठीक है जी, या फिर ये कहें कि एडजेसेंट जो हमारी रोज हैं या एडजेसेंट जो कॉलम्स हैं उनके अंदर ही आप इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम क्या करते हैं, हमारी जो सेकंड रो है उसको हम बना देते हैं जी रो 1, ठीक है जी, या हमारा जो थर्ड कॉलम है उसको हम बना देते हैं जी कॉलम सेकंड, ठीक है। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आप थर्ड कॉलम को फर्स्ट कॉलम बना दें, यानी इसको यहाँ पर आप नहीं ला सकते हैं। बेसिकली आप इसको यहाँ ला सकते हैं, इसको यहाँ ला सकते हैं, ठीक है जी, यानी कि आपस में इंटरचेंज अगर आप करें, ठीक है, तो साइन चेंज हो जाता है इसके, यानी कि एक ट्रांसफॉर्मेशन करने पर इसके आगे -1 लग जाता है, ठीक है जी। आपने n ट्रांसफॉर्मेशंस की है बार बार तो -1 की पावर n आ जाती है, ठीक है जी, ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। हाँ, अगर आप चेंज करते हैं, लाइक आप C3 से C1 में सीधा जाते हैं, ठीक है, तो वो एक तरह से डबल ट्रांसफॉर्मेशन मानी जाएगी। और डबल ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं, देखिए सिंपल सा, पहले ये सब मिटा लेते हैं, ठीक है जी। देखिए मान लीजिए आप क्या करना चाहते हैं, इसे भी हम मिटा लेते हैं। मान लीजिए आप क्या करना चाहते हैं, आप इनमें चेंज करना चाहते हैं, आप R1 को R2 की जगह लाना चाहते हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर -1 आ जाएगा, -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और आपकी सिंपली R1 R2 हो जाएगी और R2 आपकी R1 हो जाएगी। ये चीज़ हमें क्लियर हो गई, ठीक है। आप मान लीजिए डायरेक्ट क्या करना चाहते हैं, आप डायरेक्ट R1 को R3 से चेंज करना चाहते हैं, तो ये नहीं हो सकता है, बल्कि आप इसे ये मान सकते हैं कि पहले हम इसको यहाँ लाएं फिर हम उसको उठा के यहाँ लाएं, ठीक है। अगर ऐसा हम करना चाह रहे हैं तो वो पॉसिबल है, ठीक है। और इसका मतलब ये डबल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी, डबल हो जाएगी तो -1 की पावर 2 आ जाएगी, यानी कि प्लस का 1 ही आ जाएगा, यानी कोई चेंज ही नहीं होगा। अब यहाँ पर एक चीज़ समझ में आती है कि यानी कि आप R1 को उसकी एडजेसेंट में चेंज करना चाहते हैं, फिर तो आपका साइन चेंज होगा। लेकिन अगर आप उसकी एडजेसेंट में चेंज नहीं करना चाहते हैं, बल्कि उसके अंदर गैप है, यानी R1 से सीधा R3 में चेंज करना चाहते हैं, तो फिर आपका कोई भी सिंबल चेंज नहीं होगा, यानी +1 से ही मल्टीप्लाई रहेगा, क्योंकि ये डबल ट्रांसफॉर्मेशन आ गई ना भाई। पहले R1 को R2 पर ले जाना पड़ेगा, फिर R2 से R3 पर लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो या तो आप ये याद रखें कि जितने भी ट्रांसफॉर्मेशन आप 1 by 1 कर रहे हैं एडजस्टेंट वाली, उतनी ही पावर्स n हो जाएंगी, या फिर आप ये याद रखें कि एडजस्टेंट के लिए साइन चेंज होगा और बाकी के लिए साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है जी। तो ये चीज़ हमें थोड़ा सा ध्यान में रखनी है। चलिए मान लीजिए यहाँ पर R4 है, यानी 4 रोज की हमारे पास मैट्रिक्स है, ठीक है। देन आप डायरेक्टली मान लीजिए R1 को चेंज करना चाहते हैं R4 में, तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो आपका जो है क्या हो जाएगा, -1 की पावर 3 ऑफ mod ऑफ A हो जाएगा, ठीक है जी। तो बिल्कुल सिंपल है ये, जितने ट्रांसफॉर्मेशन आप करना चाह रहे हैं उतना -1 की पावर n हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारी है जी स्विचिंग प्रॉपर्टी। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार जो है डिटर्मिनेंट हमारा रहता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है, थर्ड हमारी प्रॉपर्टी है जी रिपीटेशन। देखिएगा, रिपीटेशन प्रॉपर्टी। रिपीटेशन प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है? रिपीटेशन प्रॉपर्टी हमें ये कहती है कि मान लीजिए कोई हमारे पास मैट्रिक्स है जिसका हमने डिटर्मिनेंट लेना है और इसकी कोई रो या कोई कॉलम सेम ही रिपीट हो गया, ठीक है। मान लीजिए ये है 4 2 3 और यही सेम देखिएगा यहाँ पर कॉलम 1 एंड कॉलम 2 दोनों सेम है, ठीक है। तो अगर कोई एक कॉलम रिपीट हो जाता है, दैट मीन्स उसका आंसर सीधा 0 आएगा, ठीक है। यानी कि mod ऑफ A यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, 0 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। एक और चीज़ कि अगर इसकी कोई भी पूरी की पूरी रो जो है वो 0 बन जाती है, मान लीजिए एक पूरी की पूरी रो या एक पूरा का पूरा कॉलम जो है, जैसे यहाँ पर C3 जो है, कॉलम थर्ड जो है वो हमारा पूरा का पूरा 0 है मान लीजिए, तब भी इसका डिटर्मिनेंट हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो रिपीटेशन प्रॉपर्टी और एक सिंगल रो या कोई सिंगल कॉलम हमारा 0 जाता है तो भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है जी। अब आगे देखते हैं, हमारा नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है जी इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी, ठीक है। तो फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है? फोर्थ प्रॉपर्टी है जी स्केलर मल्टीपल प्रॉपर्टी। स्केलर मल्टीपल प्रॉपर्टी ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी इसमें रहता है, ठीक है। तो ये इसका थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे कि बेसिकली अगर आप किसी मैट्रिक्स को उसके कोई भी स्केलर से मल्टीप्लाई करने के बाद उसका आप करें डिटर्मिनेंट, ये कभी भी इसके डिटर्मिनेंट को स्केलर से मल्टीप्लाई करने के इक्वल नहीं होगा, ठीक है जी। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे कि जब भी आप किसी भी स्केलर से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, या फिर मान लीजिए कि अंदर कोई स्केलर मल्टीप्लाइड है, उसको अगर आप बाहर निकाल रहे हैं डिटर्मिनेंट से, तो वो डायरेक्ट स्केलर बाहर नहीं आता, बल्कि उसकी कुछ पावर्स बाहर आती हैं,
ठीक है जी। तो इसके लिए हम देखेंगे कि ये इक्वल नहीं होता है, ठीक है। और वैसे इसके लिए जो पावर्स बाहर आती हैं वो भी हम देखेंगे इसके लिए नेक्स्ट जो है आगे आएगा ये चीज़, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं जी नेक्स्ट डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, जिसमें मान लीजिए हमारी कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस है, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ हमने देखा था जब हमने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस देखी थी, ठीक है। तो इसकी एक और प्रॉपर्टी है जी कि जब भी हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस लेते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेते हैं, ठीक है, उसके अंदर अगर हमारा ऑड ऑर्डर होता है, ठीक है जी, कितना ऑर्डर होता है, ऑड ऑर्डर अगर हमारा होता है तो हमारा मॉड ऑफ ए डायरेक्टली क्या हो जाएगा जी, 0 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और अगर हमारी स्क्यू सिमेट्रिक का जो ऑर्डर है वो हमारा अगर इवन ऑर्डर है, ठीक है, तो डेफिनेटली जो हमारा मॉड ऑफ ए आने वाला है वो एक परफेक्ट स्क्वायर ही होगा, ठीक है। वो क्या होगा जी, एक परफेक्ट स्क्वायर ही होगा, ठीक है। ये चीज़ हमने क्लियर कर ली। अब देखिए नेक्स्ट होता है जी सम प्रॉपर्टी, सम या एडिशन, हाँ सम प्रॉपर्टी उसको बोलेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी सम प्रॉपर्टी है, शायद 5th नंबर है, पता नहीं 6th नंबर है, ठीक है, 5 नंबर आई थिंक, सम प्रॉपर्टी। तो सम प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है, इसके बारे में थोड़ा सा हम जानने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट है, ठीक है, जो कुछ इस टाइप में हमारे पास है x+4, x+5, x+6, ठीक है जी। यहाँ पर 3 1 0 5 2 1 कुछ इस टाइप से है, ठीक है। तो हम इसे दो अलग अलग डिटर्मिनेंट के एडिशंस के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, ठीक है जी। साइज इसका थोड़ा सा कम कर लेते हैं क्योंकि आई थिंक ये आपको विजिबल नहीं होगा इधर, ठीक है जी। दो अलग अलग के एडिशन के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, कैसे, यहाँ पर देखिए बाकी सब चीज़ें तो आपकी सेम रहेंगी, ठीक है, बाकी सब चीज़ें तो हमारी सेम रहेंगी, बस आपके पास जो सब में है ना, जो एडिशन में है, उन्हें आप अलग अलग करके लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा x x x, और ये हमारे पास जो भी सम में है प्लस में वो हम अलग से इसको लिख सकते हैं, ठीक है जी। ऐसा हम कर सकते हैं, ठीक है जी। ये होती है हमारी सम प्रॉपर्टी, ओके, एडिशन की प्रॉपर्टी। एक और चीज़ जिसमें जिसे हम बोलते हैं इनवेरियंस प्रॉपर्टी, ठीक है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है जी इनवेरियंस, और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। तो देखिए नेक्स्ट देखते हैं हम इनवेरियंस प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमारी 6 नंबर प्रॉपर्टी है जी इनवेरियंस। सो इनवेरियंस प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है कि अगर मान लीजिए हमारे पास इस फॉर्मेट में हो, जैसे a b c a+2x b+2y c+2z, ठीक है जी, एंड x y एंड z। अगर हमारे पास कुछ इस टाइप में होती है कोई हमारा डिटर्मिनेंट, तो इसकी वैल्यू सिंपली 0 हो जाएगी, ठीक है जी। क्यों हो जाएगी, तो सिंपली देखिए इसके अंदर ऐसा क्यों जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली देखने से ही हमें क्लियर हो रहा है। इसका साइज हम थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, चलिए कोई बात नहीं। देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, सबसे पहले तो हम इसे अलग अलग करके लिखेंगे, ठीक है, दो मैट्रिक्स के एडिशन के फॉर्मेट में। ये हो जाएगी A B C X Y Z, ठीक है जी। ये हमारी ABC सेम रहेगा, नीचे वाला X Y Z भी सेम रहेगा, और यहाँ पर ये हो जाएगा 2X 2Y और 2Z। अब यहाँ से ध्यान से देखें कि अगर हम इसका ये 2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, बेसिकली ये कॉमन कैसे लिया जाता है ये भी हम देखेंगे, लेकिन अगर हम इसका ये 2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो ये 2 हमारा आ जाएगा जी बाहर, ठीक है जी, ये 2 आ जाएगा हमारा बाहर, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पर ये रो 1 और रो 2 सेम है, यहाँ पर रो 2 और रो 3 सेम है, तो इसका डिटर्मिनेंट भी 0 और इसका डिटर्मिनेंट भी 0, ठीक है। ये हमने प्रॉपर्टी देखी थी अभी कि अगर कोई दो रोज यानी रिपीटेशन प्रॉपर्टीज होती है तो बेसिकली इसका डिटर्मिनेंट ओवरऑल क्या आ जाता है जी, 0 आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं जी फैक्टर प्रॉपर्टी, ठीक है, डिटर्मिनेंट की फैक्टर प्रॉपर्टी हम देखते हैं जी। 7th प्रॉपर्टी है हमारी जी फैक्टर प्रॉपर्टी। ठीक है जी। तो फैक्टर प्रॉपर्टी में से देखो कि मान लीजिए हमारे पास कुछ ऐसा हो कि डेल्टा में कहीं भी हमारे पास मान लीजिए x माइनस ए ऐसा कोई फैक्टर निकल गया, तो यानी कि x बराबर a आ गया, ऐसा अगर हम पुट कर दें तो हमारा जो डिटर्मिनेंट है वो वैनिश हो जाएगा, ठीक है, यानी मॉड ऑफ a जो है वो हमारा 0 हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं, वैसे आपको शायद ये थ्योरी वाइज नहीं समझ में आया होगा, ठीक है। अगर
एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे तो हमें बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 1 1 प्लस 3x 1 प्लस 3y 1 1 1 1 प्लस 3z एंड 1। ठीक है जी, मान लीजिए हमारा एक एग्जाम्पल है, बेसिक सा एग्जाम्पल है। ठीक है, इसमें हम ट्रांसफॉर्मेशंस लगा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल R1 को हम चेंज करते हैं R1 माइनस R2 में। ठीक है, तो ये हमारी मैट्रिक, ये डिटर्मिनेंट जो है वो हमारा क्या बन जाता है जी, बेसिकली देखिए R1 में से हमने R2 को माइनस किया है, R1 में से हमने इसको माइनस किया है, तो 1 माइनस 1 माइनस 3y, तो ये हो जाएगा माइनस 3y। 1 में से 1 गया तो 0, और यहाँ आ जाएगा जी बेसिकली 3x, क्योंकि 1 प्लस 3x में से 1 माइनस हो जाएगा, बाकी सब एज इट इज़ रहेगा जी। 1 1 1 1 प्लस 3z एंड 1। ठीक है जी, एक और हम लगा देते हैं। देखिए बेसिकली जैसे ही हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, जैसे जैसे हम ट्रांसफॉर्मेशंस लगाते हैं, ठीक है, इस एग्जांपल में शायद कुछ इशू है। ठीक है, तो ये हम फिर से देखेंगे एक बार। ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी लेंथी क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसे क्वेश्चंस कभी आते नहीं हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो फैक्टर प्रॉपर्टी हमने ये देखनी है कि मान लीजिए आपकी डिटर्मिनेंट के बाहर कुछ ऐसा आ जाए। ठीक है जी, x माइनस ए आ जाए, ऐसा हमारे पास बाहर आ जाए, तो हम जैसे ही मान लीजिए उस इक्वेशन में, उस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि x इक्वल्स टू a है। ठीक है, और जैसे ही हम वो पुट करेंगे तो ये टर्म हमारी 0 हो जाएगी, तो यहाँ कुछ भी वैल्यू हो स्केलर वो हमारी 0 हो जाने वाली है। ठीक है, डायरेक्टली कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं यूज़ हो जाता है। ठीक है, चलिए तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। ठीक है जी, थोड़ी सी चीज़ें और देख लेते हैं। डिटर्मिनेंट की बस प्रॉपर्टीज़ हमारी कंप्लीट नहीं होंगी, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ काफ़ी हैं। चलिए बाकी की प्रॉपर्टीज़ हम हमारी नेक्स्ट क्लास में करेंगे जी। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।